आज हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके मुतालिक हम बात करते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसमें से अमूमन पीपीएससी केमिस्ट्री में एमसीक्यूज पूछे जाने के चांसेस होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके 3 से 4 चैप्टर जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रेजेंट हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है सिवाय कन्वर्जन के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन को ये केमिकल में कन्वर्ट कर देती है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study the interconversion of electrical and chemical energy in an electrochemical cell। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, हम समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेसिकली। रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं आप। ठीक है। और अगर हम बात करें रिडक्शन क्या होती, तो रिडक्शन की आप सेवरल वेज में डेफिनेशन कर सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि डिक्रीज इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 4 तरह से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन टोटली इसका उल्टा हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, बाकी तमाम चीजें जो है, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी दो जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ये लॉस होंगे ऑक्सीडेशन के अंदर। तो ये मेन डिफरेंस था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। इसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों दे? क्योंकि इसके बाद ये ऑक्टेट इसका जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके पास अब 28 यानी 8 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वैलेंस शेल में। तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है और ये अब स्टेबल हो चुका है एक्चुअली। और अगर हम बात करें क्लोराइड की यानी क्लोरीन की, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये क्लोराइड आयन बना देगा। अब इसकी बात करें तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है, और अब ये एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, और NaCl बना देंगे। तो कायनात का एक रूल है कि जो भी चीज है बेसिकली वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है, और इसी वजह से वो क्या है, आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेती है, स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने थर्मोडायनामिक्स को भी थोड़ा सा देखना है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एक चीज होती है गिब्स फ्री एनर्जी। आपने पढ़ी है गिब्स फ्री एनर्जी के मुतालिक, आपने डिटेल पढ़ चुके हैं कि बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। एनर्जी की वो मिकदार जो यूजफुल वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। अब याद रखें, गिब्स फ्री एनर्जी अगर तो नेगेटिव है,
लेस देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। इट मींस कि रिएक्शन खुद ब खुद कंटिन्यू हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास ये है एक ब्रिज समझ ले, और यहाँ पे एक बाल पड़ी है बी, और अब आप देखेंगे कि ये बाल स्पॉन्टेनियसली नीचे की तरफ आ सकती है, यहाँ जमीन पर आ सकती, क्योंकि ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हाई थी, और जमीन पर आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। ये बाल खुद ब खुद नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है जी। और यहां से यहां आते हुए ये रिएक्शन था स्पॉन्टेनियस। और अगर आप कहें कि यहाँ पे बाल पड़ी है तो इसको ऊपर लेके जाना है इस ब्रिज की चोटी के ऊपर, तो डेफिनेटली ये आपको वर्क करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है जी। अब आगे अगर हम बात करें कि वाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्यों है, तो जैसे हमने बात की है कि बाल जो थी, यहाँ पे बाल मौजूद है पहाड़ की चोटी के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। पोटेंशियल एनर्जी हाई होने की वजह से कायनात का रूल है कि कोई भी चीज जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लो करना चाहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी लो करने के लिए वो बांड बनाती है या वो रिएक्शन करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करती है। वो चीज अगर ये जमीन पे आ जाएगी बॉल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं तो आपको डर लगता है, गिरने के खदशात होते हैं कि आप नीचे ना गिर जाएं। क्यों? एक्चुअल में आपकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और आप अनस्टेबल फील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर आ जाएं तो ये चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल हो चुके हैं। तो ये एक यूनिवर्सल रूल होता है बेसिकली। अब याद रखें, इस पूरे पैराग्राफ या पूरी जो समरी इसकी मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें ये बात की गई है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होता है उसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और अगर आप चाहें तो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ यूजफुल वर्क। इसको यूजफुल वर्क में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रॉड है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो तब हम इसको भी अच्छे से देख लेंगे। आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और ये यहाँ पे सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और आपको पता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जो होते हैं वो आयनाइज हो जाता है। तो ये रॉड बना हुआ है जिंक का। अब जब आपने क्या किया कि जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप डिप करते हो, तो पहले मैं आपको बताता जाऊं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ठीक है। तो चूंकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, तो देखें क्या होगा। ये रिएक्शन होगा ऐसे, जिंक सल्फेट, ठीक है, क्योंकि ये अपर मेटल है तो इसने लोअर वन को डिस्प्लेस कर देना है। ठीक है। तो ये जिंक सल्फेट बनेगा साथ में, और साथ में कॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी। ठीक है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? जीरो थी। तो यहाँ पे +2 हो चुकी है, जबकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, जबकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जिंक की हो गई है ऑक्सीडेशन, जबकि कॉपर की यहाँ पे रिडक्शन हो चुकी है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल हो चुका है। तो अगर आप देखना चाहें इस रिएक्शन को, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, याद रखें। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा ये रिएक्शन, कि कैसे ये डिस्प्लेस हुआ है कॉपर जिंक के साथ। तो एक बात याद रखें यहाँ पे, जो कॉपर का कलर होता है वो फेड होना शुरू हो जाता है, और आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुरू हो चुका है। और एक बात और, अगर आप चेक करना चाहें कि आया कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं, तो आप क्या करते हो कि कुछ अमोनिकल सॉल्यूशन जो होता है, याद रखें, अमोनिकल सॉल्यूशन लेना है आपने। और चूंकि ये बेसिक होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन बेसिक होता है, इसको लेना है और इसके साथ आपने H2S गैस को पास करवा देना है। ये सॉल्यूशन उसके अंदर डालना है रिएक्शन के अंदर, और उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसको आपने पास करवा देना है। तो आपके पास ZnS यानी जिंक सल्फाइड के पीपीटी बन जाएंगे। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जिंक जो था वो राड से निकलकर सॉल्यूशन में आ गया है, तभी तो आपके पास उसके पीपीटी बन चुके हैं। व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं। अगर जिंक सॉल्यूशन में ना होता तो ये पीपीटी नहीं बनने थे। तो ये आपके पास इंडिकेशन होती कि आया रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो एक बात आपको बताता जाऊं कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो कि एनर्जी को स्टोर कर सके, और फिर हम उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बुनियाद पड़ती है। बेसिकली आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो आगे फिर एनर्जी स्टोरेज उसकी आप करवाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं उनकी शुरुआत होती है, और उनके फंक्शंस को हम देखेंगे फिर। अगर हम बात करें एक जनरल सेल की, मैं आपको बताऊं तो एक जनरल सेल जो है उसमें क्या फंक्शन हो रहा होता है। लाइक यहाँ पे हमने ले लिया है जिंक का रॉड, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और यहाँ पे हमने ले लिया है, या इलेक्ट्रोकेमिकल में अभी हम गिल्वानिक सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक को छोड़ें अभी। अभी गिल्वानिक सेल की बात करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है रॉड, ये कॉपर का रॉड है, सॉलिड में है रॉड दोनों। और यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे पास जिंक सल्फाइड का, सॉरी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट आयनिक फॉर्म में यानी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखें, यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है, बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड जो हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये वाला जो है इसको हाफ सेल कहते हैं, और इसको भी हाफ सेल का नाम देते हैं। इसको एनोडिक हाफ सेल कहते हैं, इसको कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं। देखिए, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा के लिए रिडक्शन होती है। आपने नोड और कैथोड की डेफिनेशन ऐसे याद रखनी है कि नोड जिस पे ऑक्सीडेशन, कैथोड जिस पे रिडक्शन, ठीक है जी। अब देखें, ये जिंक है, चूंकि आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तो जिंक क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़ जाता है, और खुद वो सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ में आ जाता है। और इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है, चूंकि एनोडिक
हाफ सेल है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल देते हैं, OHC भी कह देते हैं। और अब होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन वायर की मदद से जब यहां से पास करेंगे तो ये बल्ब को भी रोशन कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। और यहाँ पर आपके पास कॉपर का रॉड है, तो ये इस रॉड के ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं तो कॉपर जो होता है वो इस रॉड के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या आए थे? इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन जो थे कॉपर ले लेगा और इसकी रिडक्शन हो जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, रिडक्शन हो जाती है। अब सॉल्यूशन में से कॉपर आएगा और यहाँ पे चिपकता जाएगा ऐसे, ये रॉड जो होगा ये भारी होता जाएगा, हैवी होता जाएगा, और सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। इन द सेम वे ये जो राड होगा, अगर मैं बात करूं जिंक वाला, ये पतला होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसे ऐसे ये डिक्रीज होता जाएगा, और सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो होगी वो हाई हो जाएगी। आपने देखा कि नोडिक जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कम होता जा रहा है, जबकि कैथोडिक में वही जो इलेक्ट्रोड है यानी कॉपर से बना है वो थिक होता जा रहा है। तो ये इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि आपका जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि सॉल्यूशन में एक्सेस में अगर सल्फेट आयन पाए जाएंगे तो ये कॉपर को जाने ही नहीं देंगे और डेफिनेटली रिडक्शन का अमल रुक जाएगा। इन द सेम वे अब यहाँ पर Zn की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो मजीद जो Zn के आयंस है वो नहीं आ पाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि राड वैसे भी थिक थिन हो चुका है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेल, ये कुछ ही वक्त चलेगा और ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। याद रखें, ये एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। अब हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स है मेनली, गेल्वानिक और वोल्टिक सेल। सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिनको हमने देखना है वन बाय वन। तो अगर हम बात करें गेल्वानिक और वोल्टिक सेल की, तो ये ऐसा सेल है जिसमें आपके पास केमिकल एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा होता है और गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है <0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे नोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपने। और मैंने आपको एक प्रॉब्लम बता दी है कि अगर हम सेल को कंटिन्यू रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का हल बताएं सर। तो हल सिंपल है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज क्या है? देखें, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होती है या यू ट्यूब ग्लास है बेसिकली ये। और अगर हम बात करें, ये इसकी शेप होती है और इसमें यहाँ पे रुई यानी कॉटन लगाई होती है। कॉटन इसलिए लगाई होती है क्योंकि
ये आपके पास ग्लास का बना होता है, तो ये अवॉइड हो, एक तो कांटेक्ट इसका अवॉइड होना चाहिए, और दूसरा ये टूट ना सके, तो इसलिए हम सेफ्टी के लिए यहाँ पे कार्टन लगा देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है, लाइक के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव, यानी के सीएल को फिल कर दिया गया है। अब सबसे पहले क्या है, इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे पहले स्टेप में एगर एगर जेल लेते हैं। एगर एगर जेल ये बिल्कुल आटे की तरह का होता है। जब आप आटे में पानी डाल के एक पेस्ट बनाते हो ना, तो ये सेम उसी तरह का होता है, एगर एगर जेली होती है। और आप इसकी जेलिएशन करवाते हैं, और दूसरे इसको हीट करवाते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसके अंदर केसीएल साल्ट ऐड कर देते हो। साल्ट ऐड करने से आपके पास ये तैयार होना शुरू हो जाता है। फिर ये बेसिकली आपने बीकर में काम करना है। आप क्या करते हो, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, इसको इस शेप के अंदर फिल कर देते हो। फिल करने के बाद आप क्या करते हो, इसको थोड़ी देर के लिए प्लेस कर देते हो ताकि ये कूल हो सके, ताकि ये कूल हो सके। अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। साल्ट ब्रिज जो होता है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यानी ये दोनों तरफ जो चार्जेस हैं उनको मेंटेन करेगा, और ये सर्किट को कंप्लीट करता है, और ये सेल की डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करता है, सेल डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करता है। तो मेनली ये फंक्शन होता है आपके पास सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। अब वर्क कैसे करता है देखें। आपको मैं अगर बताऊं कि ये जो हाफ सेल आपने लिया था जिसमें जिंक था, और ये जो हाफ सेल लिया था जिसमें कॉपर था, देखें ये साल्ट ब्रिज है यहाँ पे, ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज, और ये जो है ये वायर के साथ कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे आपको पता है सॉल्यूशन में एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पे एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि सल्फेट के आयन जो थे वो राड के ऊपर जाकर चिपक गए थे। तो अब आपके पास सॉल्ट ब्रिज में के पॉजिटिव है और सीएल नेगेटिव है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल करवाने के लिए के पॉजिटिव इधर आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल करने के लिए जो आपके पास क्लोराइड है वो इधर आ जाएगा। तो ये फंक्शन होता है साल्ट ब्रिज का। ये सर्किट को कंप्लीट रखता है, सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है उसको मेंटेन करता है बेसिकली। अब याद रखें, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि साल्ट ब्रिज ये नहीं है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर यूज कर सकते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। नंबर वन, इट शुड बी इनर्ट। शुड बी इनर्ट, जो साल्ट ब्रिज आप ले रहे हो वो इनर्ट होना चाहिए। नंबर टू, के चलें पहले इनर्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अगर मिसाल के तौर पर के सी एल है, तो ये किसी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, के पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव बना देना चाहिए इसे। ठीक है। और एक बात यहीं पे ऐड करता जाऊं कि बाजुकात ये इसी में आ जाता है ना रिएक्शन में, कि समटाइम्स ये होता है आपने ले लिया है जेड एन सी एल टू। ठीक है, तो आपने ये ले लिया है। अब याद रखें जेड एन जो होता है ना, तो ये सी एल के साथ रिएक्शन करने में बड़ा माहिर होता है। अगर आपके पास लाइक सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो जेड एन जो जिंक के आयन होंगे वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, तो ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं। लेकिन जो ZnCl2 बनता है, जैसे ही प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ये दोबारा से टूट भी जाते हैं। जितनी तेजी से ये रिएक्शन होता है उतनी ही तेजी से ये टूट भी जाते हैं। समझ आई बात की, यानी जितनी
जल्दी प्रेसिपिटेट बनते हैं उतनी जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एजी पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, एजी का, अगर वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे तो ये AgCl बनेगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अगर प्रेसिपिटेट बन भी जाए, रिएक्शन हो भी जाए, तो वो टूट जाना चाहिए। अदरवाइज आपने ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें रिएक्शन ही ना हो। ठीक है। तो दूसरी बात, मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रोड्स की अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कैटाइन की स्पीड हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर के, लाइक इसकी स्पीड है 0.5, तो एनाइन की स्पीड भी 0.5 ही होनी चाहिए। यानी जितनी स्पीड से ये जो है कैटाइन हाफ सेल में जा रहा है, उतनी ही स्पीड में एनाइन को भी जाना चाहिए। तो इनकी स्पीड सेम होगी तो तभी तो ये न्यूट्रल कर पाएंगे सॉल्यूशन को दोनों साइड पे। अगर स्पीड डिफरेंट हुई, एक की कम है दूसरे की ज्यादा, तो सेल डिस्ट्रॉय होने के चांसेस फिर भी ज्यादा हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इनकी स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि समटाइम्स हमारे पास, यूजुअली तो हम सॉलिड इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बाज औकात क्या होता है हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड भी होता है। तो उसके लिए आपने शायद सुना हो, गैस का इलेक्ट्रोड भी हम यूज करते हैं समटाइम्स। तो उसके लिए क्या करते हैं हम फिर, मैं आपको बता दूं अगर, तो आप क्या करते हो कि लाइक ये है आपके पास कोई एड्सोर्बेंट, ये बना हुआ है लाइक प्लाटिनाइज्ड, इसके ऊपर कोटिंग करवा दी आपने, प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनियम वायर, प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनियम वायर, PPW, प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनियम वायर की इसके ऊपर आपने कोटिंग करवा दी। ये प्लाटिनियम का बना हुआ है मिसाल के तौर पर। ठीक है। अब आप चाहते हो कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाएं, आपने क्या करना है, इसको एक शीशे के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। ग्लास के अंदर आपने इसको बंद कर दिया, और इसमें आप फिर गैस पास करवाते हो क्लोरीन। अब याद रखें, जो गैसेस होती हैं ये सॉलिड के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। तो ये गैस जो होगी वो इस सॉलिड के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाएगी। और अब ये जो इलेक्ट्रोड होगा बेसिकली, यहाँ पे आपने प्लाटिनियम वायर लगा देनी है। प्लाटिनियम जो होता है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, याद रखें। तो ये जो गैस थी वो एड्सॉर्ब हो जाती है। अब ये गैस एज एन इलेक्ट्रोड वर्क करती है। ठीक है। याद रखना है, इसी के ऊपर आपके पास होगी जो भी रिडक्शन होगी तो इसी के ऊपर होगी, ऑक्सीडेशन होगी तो इसी के ऊपर होगी। ठीक है। तो ये आपने एड्सॉर्ब करवा देना होता है, याद रखना है। ठीक है जी। अब हम बात करें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल बेसिकली वर्क ही होता है, ऐसे समझ लें कि काम करने की सलाहियत को ही पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है बेसिकली, उसको हमने देखना है। देखें, आपको एक बात बता दूं कि आपके पास एक जिंक का रॉड है और सॉल्यूशन है आपके पास कॉपर सल्फेट का। ठीक है। या कॉपर सल्फेट को एक दफा रहने दें, तो जिंक सल्फेट का ले लें, सॉल्यूशन है। अब इस राड को आपने ऐड कर दिया है सॉल्यूशन के अंदर, तो दो काम हो सकते हैं। या तो ये जिंक जो है वो Zn+2 में जाए और दो इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर जो जिंक सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है वो राड के ऊपर जाकर चिपक जाएं बाय गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉड। ऐसे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दो। अब देखिए, ऊपर जो काम हुआ है वो सीधा सीधा ऑक्सीडेशन है, और नीचे जो काम हुआ है वो सीधा सीधा रिडक्शन है।
यानी ये दो चांसेस हो सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात कहूं कि आपके पास 10 इसके हैं जिंक के एटम्स, और ये बना दिया है इन्होंने, या आप कह लें कि ये 6 जिंक के आयन बनाते हैं, और यहाँ पे भी आप 10 इसके ले लो, लाइक आयंस हैं आपके पास, और ये बना रहे हैं 4 जिंक एटम्स। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो ज्यादा है, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो हमारे पास दो ही केसेस होते हैं, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो सकता है या रिएक्शन बैकवर्ड हो सकता है। ठीक है। तो अब रिएक्शन चूंकि फॉरवर्ड जाएगा, तो ऑक्सीडेशन होगी, तो राड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो राड के ऊपर आ जाएंगे, तो इट मींस कि राड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये आपने सॉल्यूशन के अंदर राड जब ऐड किया है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? वो नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर आप एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो उसको आप बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं आप। ठीक है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड यानी मेटल उसके दरमियान, और आइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन हैं उनके दरमियान और मेटल के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है एट इक्विलिब्रियम, उसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो। कि जब आप ना एक इलेक्ट्रोड को ऐड करते हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन अ हाफ सेल टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो वो जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब ये दो तरह का हो सकता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। द पोटेंशियल डिवेल्प्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन से डिवेल्प होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल। हम बात करें अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, देखिए ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये दुनिया में किसी भी कोने में आप चले जाएं तो ये सेम कंडीशंस पे लिया जाता है, ताकि रिजल्ट्स का जो है वो कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड measured एट 1 atmospheric pressure, 25 डिग्री टेम्परेचर, एंड बाय यूजिंग 1 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन को यूज करके 25 डिग्री पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो पोटेंशियल आप मैयर करते हैं उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। कोई सवाल है आपका तो बताएं।